हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 किया था और हमने कंटिन्यूटी का मतलब भी देखा था। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किया था, कंटिन्यूटी क्या होता है, और उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी एक्सरसाइज 5.1 की। ठीक है, अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये हमने 11th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, वो कह रहा है कि सपोज़ आपके पास एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, और ये कहाँ पर डिफाइंड है? डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, यानी ए बी इसका क्या है? डोमेन है। भाई एक फंक्शन है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें उसका डोमेन पता होना चाहिए। जैसे कि साइन एक्स एक फंक्शन है, उसका डोमेन हमें पता है। ठीक है, और एक्सपोनेंट फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, इन सब के एक डोमेन होते हैं। तो हमने एक फंक्शन के डोमेन को डिफाइन कर लिया है ए बी। ठीक है, कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका डोमेन है ए बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सी बिलोंग्स टू ए बी। हमने एक पॉइंट ले लिया इस डोमेन के अंदर, कोई भी एक रियल वैल्यूड पॉइंट ले लिया सी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एफ एक्स जो है ये डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू सी। कब होगा? तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी when limit x tending to c fx minus fc divided by x minus c exist। यानी जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आता है कि मतलब ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम इस लिमिट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। जैसे कि हम लिमिट करते थे h टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, हम अपने x को क्या ले लेते हैं, c माइनस एच एंड c प्लस एच, यही लेते थे हम। 5.1 में हमने देखा था। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे तो हम c माइनस एच ले लेते थे, राइट हैंड निकालते थे तो हम c प्लस एच ले लेते थे। ठीक है, तो हम वही लिखते हैं कि जब लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस, अरे यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट h टेंडिंग टू ज़ीरो लिख रहे हैं, f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय c माइनस एच माइनस c। ठीक है, x की जगह हमने c माइनस एच लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू c x टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, माइनस एच। तो ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब निकाल लेते हैं राइट हैंड। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय c प्लस एच माइनस c। c से c कैंसिल कर देंगे, ये क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ठीक है, लिमिट आ गया। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा व्हेन लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h। यानी कहने का मतलब है व्हेन एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। अब यहाँ पे पहले कंटिन्यूटी में हम एल एच एल लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे हम।
ठीक है, यहाँ पर डी आ गया है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये दोनों को चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं हमारे, तो हमारा फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव होगा। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो हमारा ये फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकली हम इस चीज़ को देखें, ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं तो हम सपोज़ हमने इसका फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, हमने इस पर 3 पॉइंट डाले, Q, P एंड R। ठीक है, ये पॉइंट था C माइनस एच, एफ ऑफ C माइनस एच। ये पॉइंट था C कॉमा एफ ऑफ C, और ये पॉइंट है C प्लस एच कॉमा एफ ऑफ C प्लस एच। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तो अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है स्लोप कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, अगर मेरे को सपोज़ QP का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ QP निकालना है मेरे को, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है बेसिक, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है स्लोप निकालने का। ठीक है, तो जब हम स्लोप निकालेंगे QP का, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ C माइनस एच माइनस एफ ऑफ C डिवाइडेड बाय C माइनस एच माइनस C। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो हमने स्लोप निकाला है इस लाइन का QP का, तो ये हो गया एफ ऑफ C माइनस एच, ये इसको हमने y2 ले लिया, माइनस एफ ऑफ C, इसको हमने y1 ले लिया, डिवाइडेड बाय C माइनस एच माइनस C। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली में हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा LHD ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको LHD नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगा हुआ। ठीक है, बट देखा जाए तो लगभग ये वैसा ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जैसे जैसे Q जो है वो P की तरफ बढ़ेगा, इस Q को मैं क्या करता हूँ, मैं P की तरफ लेके चलता हूँ। ये Q है, ये P है, तो Q जब जैसे जैसे P की तरफ जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता रहेगा, और ये स्ट्रेट लाइन और कुछ नहीं है, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे Q अप्रोच करेगा P पे, ठीक है, ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, और Q अप्रोच करेगा का मतलब क्या कह सकते हैं कि H कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 पे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लिखते हैं H टेंडिंग टू 0। जब H टेंडिंग टू 0 होता है तब हम कह सकते हैं ये LHD बन गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह से जब हम RP का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, RP का स्लोप निकालेंगे, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ C प्लस एच माइनस एफ ऑफ C डिवाइडेड बाय C प्लस एच माइनस C से C कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं जब R जो है P को अप्रोच करेगा, ये कब होगा, व्हेन H अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक टेंजेंट बन जाएगा। ये भी आपका क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। देखिए ये पॉइंट था हमारा, ये इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूँ एक बड़ा सा। देखिए ये है QPR। ठीक है, ये पॉइंट था C एंड F ऑफ C। ये पॉइंट था मेरा C माइनस एच एफ ऑफ C माइनस एच, और ये पॉइंट था मेरा C प्लस एच एफ ऑफ C प्लस एच। तो देखिए H को अगर मैं 0 कर दूँ, यानी H अप्रोचेस टू 0, ठीक है, H 0 को जाएगा, तो यानी ये क्या होगा, ये ग्राफ जो है नीचे सिकुड़ता चला जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे आता चला जाएगा, नीचे आएगा ये। ठीक है, तो नीचे 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 आते आते ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को ऐसे हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही H अप्रोच करेगा 0 पे, ये जो पॉइंट है ये नीचे आते आते ये बन जाएगा आपका टेंजेंट। ठीक है,
और डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि उसका जो है एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। अभी हमने देखा कि दो टेंजेंट बन रहे थे, एक क्यू से बन रहा था और एक आर से बन रहा था। और जब ये दोनों टेंजेंट यूनिक होंगे तो यानी ये दोनों टेंजेंट बराबर हो गए। और जब ये दोनों टेंजेंट बराबर हो जाते हैं हमारे, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, यानी कि एक तरह से हमें क्या कहना है, हमारा LHD और RHD जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय c माइनस h माइनस c इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको मैं अभी प्लस एंड माइनस लिख देते हैं ताकि ये डिफरेंट हो जाए। f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय c प्लस h माइनस c। यानी आपको c माइनस h एंड c प्लस h पे दोनों जो है वो आपका LHD और RHD जो है वो इक्वल आना पड़ेगा, तभी जाके ये फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये बेसिक था, मतलब जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है और हम आगे देखेंगे कि इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक पर आ जाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बाद जो हमारा जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, वो आता है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन की हम कैसे किया जाए। तो डिफरेंशिएशन की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट फार्मूलेज पर आ जाते हैं कि हमारे जो फार्मूलेज है वो क्या कहते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूलेज हम 11th में पढ़ चुके हैं, जैसे कि d/dx x की पावर n, ये क्या कहता है, nxn-1। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये सबको आता ही होगा। d/dx x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 3x 3 - 1 3x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फार्मूला नंबर 1 है। नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला नंबर 2, d/dx ऑफ e टू द पावर ऑफ x। e क्या है हमारा यहाँ पर, e हम बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका जो डिटेल है वो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ हम फार्मूला याद रखेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। थर्ड देखते हैं, थर्ड फार्मूला हमारा d/dx ऑफ a टू द पावर ऑफ x। a कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाता है a टू द पावर x log ऑफ a। ठीक है, लॉग में कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। ठीक है, यहाँ पर हम बेस क्या लेते हैं, ई लेते हैं। ठीक है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हम बेस को ई लेते हैं अनटिल मेंशनड। ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम उसको ई ही लेके चलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे d/dx सपोज 5 टू द पावर ऑफ x है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर x log 5। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4, d/dx ऑफ log x, ये क्या हो जाता है, 1/x। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5, d/dx ऑफ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है, इसमें इसका आंसर होता है 0, लेकिन इस फॉर्मूले में गलतियां बहुत होती है। सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन गलतियां बहुत होती है। तो कांस्टेंट का आप मतलब जान लें, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल करते हैं, सिंपल सा। ठीक है, d/dx ऑफ 5, आंसर 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, सबको पता है आंसर 0 आएगा। अब ये बताइए, देखिए d/dx ऑफ log 5। अब ये देखिए, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी लिख देते हैं इसको 1/5 log देख के। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने लिख दिया d/dx ऑफ sin π/3।
यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन का कहीं बहुत से बच्चे क्या करते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला इजी है, लेकिन इसके ऊपर डाउट बहुत होते हैं, तो याद रखिएगा कांस्टेंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्मूले पे। ये है हमारा फार्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6, फार्मूला नंबर 6। ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफ्रेंशिएशन, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वेयर एक्स, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 9, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन कॉस टैन लिखा है तो इनके उल्टे भी होंगे, तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सेक्स स्क्वेयर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स टैन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है। ये हमारे अभी तक बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रू आउट क्लास 12th में और आगे भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन पे, ठीक है। इसका एक सपोज़ आपके पास फंक्शन है एफ इक्वल एफ एक्स, हमने ले लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जो फंक्शन होता है इसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर x है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर फंक्शन चेंज हो जाएगा तो ये नीचे का नंबर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है एफ इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी यू ऑफ वाई डी बाई डी यू ऑफ एफ ऑफ यू, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर लिखा हो वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू और आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के टर्म में, ठीक है ना, ऐसा ना हो, ठीक है। ये फिर और ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो जो वेरिएबल यहाँ पर है उसी के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो फंक्शन है u प्लस माइनस वी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डी बाई डी एक्स दोनों के साथ चला जाएगा, u प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है। सिंपल है, याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वो कहता है कि सपोज़ आपके पास आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं u डॉट v, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या करना है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताया, तो क्योंकि दो फंक्शन लिखे हुए हैं एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप दोनों को एक साथ लिख लीजिए, u डॉट v, ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखिए पहले क्या था, u था, तो जो पहले आया पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स यू का होगा और v बाहर रहेगा, और v उसके बाद आया तो डी बाई डी एक्स वी का होगा और u बाहर रहेगा, बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये एक तरीके से याद करने का मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि जो पहले फंक्शन लिखा गया उसका पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। सपोज़ y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग a दे रखा है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अभी देखिए यहाँ पर दो फंक्शन क्लियर दिख रहे हैं, ये हो गया u फर्स्ट फंक्शन, log a हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, d बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब डॉट लॉग a, ठीक है। दो फंक्शन है
दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स क्यूब डॉट लॉग ए प्लस एक्स क्यूब डॉट डी बाई डी एक्स लॉग ए। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² डॉट लॉग ए प्लस एक्स क्यूब लॉग ए। अब देखिए लॉग ए है, ठीक है, यहाँ पर लॉग का आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक क्या हो गया, एक तरह से आपका कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसको एक्स क्यूब लिखेंगे, ठीक है। वो तो उसका ज़ीरो हो गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप आगे और सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो डॉट में ज़ीरो, क्योंकि ये क्या होता है आपका ज़ीरो होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करना होता है, आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब कॉमन लेना है वही सब, ठीक है। अगर प्रोडक्ट रूल में 3 आ गए, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू 3 आ गए, तो आप उसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर वही है, तीनों को लिख ले, यू वी डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू। जो पहले आया उसका पहले डिफ्रेंशिएशन, तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर डी बाई डी एक्स वी का होगा और फिर डब्ल्यू का होगा, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दिया क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, पर आप आई होप समझ गए होंगे, जो पहले आया है पहले उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, ठीक है। क्वोशंट रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम क्या करना है, हमें इसको याद करने का टेक्निक बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना, आप वही लिखिए एन डॉट डी, दोनों तरफ लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे क्या लिख लीजिए आप, डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर दो फंक्शन है, एन डी ऊपर दो फंक्शन है, तो नीचे का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, वही करना है जो पहले आया पहले उसका डिफ्रेंशिएशन। पहले एन आया तो पहले एन का डिफ्रेंशिएशन, फिर डी आया तो डी का डिफ्रेंशिएशन और बीच में आ जाएगा माइनस। तो ये आपका बन गया क्वोशंट रूल का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो आता है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स। देखिए नॉर्मल क्या फंक्शन होता है, y इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस x की जगह हटा के मैंने क्या लिख दिया, एक और फंक्शन लिख दिया कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है ये चीज़, एफ ओ जी, ठीक है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। फॉग बोलते हैं, गॉफ बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि एफ़ के अंदर एक और फंक्शन होता है जी एक्स। तो ये सेम वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आप पहचान इसकी क्या होती है, पहचान यही है कि आप देखेंगे कि पहला फंक्शन ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा शुरू हो जाएगा। देखिए साइन के साथ एक्स लगना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पूरा होगा। नहीं तो अगर मैं खाली ऐसे लिखूँ वाई इक्वल्स टू साइन, तो ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। साइन कुछ नहीं होता, ठीक है। एक तरह से ये क्या हो गया, आप अगर मैं किसी को लिख के दिखाऊंगा तो वो ये पढ़ेगा वाई इक्वल्स टू सिन, इंग्लिश वाला सिन हो जाएगा ये, ठीक है। जब तक इसके साथ एक्स नहीं लगेगा, जब तक एक्स लगेगा तो ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन ख़त्म नहीं हुआ था कि कॉस एक्स शुरू हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं आपके पास। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक चेन रूल, ठीक है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, सपोज़ एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, y इक्वल टू, या इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स, ठीक है।
हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस कॉस एक्स को हम u ले लेते हैं। तो हम करते लेट u इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू साइन u। अब देखिए आपका फंक्शन चेंज हो गया, अब ये साइन u हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अब इसको डी बाई डी एक्स नहीं लिख सकते, अब हम इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी यू लिखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, y इक्वल टू साइन u, तो डी वाई बाय डी यू, डी बाय डी यू ऑफ साइन यू। अब हमें पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन यू का भी क्या हो जाएगा, कॉस यू। तो इसको याद रखेंगे हम, डी बाई डी यू कॉस यू, फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान के चलते हैं। अब हमने लेट क्या किया था, यू को हमने क्या लिया था, यू हमने लिया था कॉस एक्स। तो अब एक्स लिखा हुआ है, तो हम यू को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, माइनस साइन एक्स। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना है डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन अभी तक मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं आया। मेरे पास क्या आया, डी वाई बाई डी यू, जो कि आया था कॉस एक्स, एन आया था डी यू बाई डी एक्स, जो कि आया था माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आप इन दोनों को देखिए, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं आया कहीं पे भी, तो लेकिन आंसर तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी यू बाई डी यू, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने डी यू से, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, डॉट डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो तरीका है जो हमने यूज़ किया है, इसी को बोलते हैं हम चेन रूल, ठीक है। ये जो तरीका है, आपने देखा कि आपने पहले एक फंक्शन निकाला, दूसरा निकाला, फिर दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, इसी को बोला जाता है चेन रूल मेथड, ठीक है ना। अब ये देखिए, आपके पास फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू साइन इंटू कॉस एक्स। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट का आपको तरीका याद रखना पड़ेगा, और आपको क्या याद रखना है, 1/1, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखिए, लेफ़्ट टू राइट जाना है आपको, लेफ़्ट टू राइट, यानी पहले क्या आएगा, साइन आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा, कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। उसके बाद आगे क्या है, एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, पिछले अभी जो हमने ये सेम क्वेश्चन किया था, उसमें आंसर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आया था, ठीक है। उसमें हमने एक चीज़ गलत कर दिया था, उसमें हमने u का वैल्यू नहीं डाला था। तो जब हम उसमें u का वैल्यू डालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। देखिए, जैसे पिछला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, डी वाई बाई डी एक्स जब हम कर रहे थे, तो ये आ गया था डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू मेरा कितना आया था, ये आया था मेरा कॉस यू आया था, और डी यू बाई डी एक्स कितना आया था, माइनस साइन एक्स आया था, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स कॉस
अब u की वैल्यू, u को हमने क्या लिया था, हमने u लिया था cos x, तो इसकी जगह हमें cos x भी लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए सेम हमारा आंसर आता है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं जिससे भी आपको इजी लगे, ठीक है। आप चाहे तो उसको सब्स्टिट्यूट करके कर ले या फिर उसको डायरेक्ट कर ले, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर आपको पहले dy/du निकालना पड़ेगा, du/dx निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद dy/dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका, क्या कहते हैं इसको हम, चेन रूल, ठीक है। ये मेथड कहलाता है आपका चेन रूल मेथड, ठीक है, जहाँ सब्स्टिट्यूशन के साथ यूज़ किया जाता है इसको। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेफ़्ट टू राइट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और 1 बाय 1 आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको अभी ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, तो हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं हम। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 7। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, डायरेक्टली भी और चेन रूल से भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं u इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7, ठीक है। जो सेकंड फंक्शन होता है हम उसको u मान लेते हैं, ठीक है। तो u हो गया। अब हम यहीं पे लिख लेते हैं du/dx, तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अगर दो फंक्शन का प्लस या माइनस है तो वो इंडिविजुअल करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस d/dx ऑफ 7। एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, ये हो जाएगा 2x, और 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो आंसर क्या होगा 0। तो ये आ गया 2x, इसको हम 1 मान लेते हैं, du/dx का वैल्यू आ गया 2x। नेक्स्ट, अब देखिए y क्या बन गया मेरा, y मेरा बन गया साइन u, तो dy/du निकालेंगे, ये हो जाएगा d/du ऑफ साइन u। तो साइन x का होता है cos, तो ये हो गया cos u, तो dy/du क्या हो गया आपका cos u। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब मेरे को क्या निकालना है, dy/dx। ये कैसे निकलेगा, dy/du डॉट du/dx। तो dy/du मेरा कितना आया था, cos u, डॉट du/dx कितना आया था मेरा, 2x आया था, ठीक है। लेकिन आंसर में u की वैल्यू हटानी पड़ेगी, तो u कितना था मेरा, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 डॉट 2x। 2x को स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो 2x cos एक्स स्क्वेयर प्लस 7। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देख लेते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो अब आप ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स को बहुत से बुक में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स डॉट साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और फिर इसको आप प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन लिखें, फिर सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट, ठीक है। तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूशन चेन रूल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, u को मैंने ले लिया साइन एक्स, तो y मेरा क्या बन गया, u स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो du/dx मेरा क्या बना, cos x, और dy/du मेरा क्या बना, 2u बना, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे dy/dx 2u डॉट cos x, u की जगह क्या लिख देंगे, sin x, तो ये हो गया 2 sin x cos x, और ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना होता तो हम कैसे करते हैं, y इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। आपको बताया लेफ़्ट टू राइट जाना है, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या करेंगे आप, 2 साइन एक्स हो गया, फिर साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, तो आंसर अल्टीमेटली आपका वही आता है, ठीक है। पहले स्क्वायर का कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद साइन एक्स का कर दिया, ठीक। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से बता देता हूँ। हमने इसको u ले लिया अंदर वाले को, ठीक है, हमने लेट कर लिया u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया आपका, 2x प्लस 1, ठीक है। y क्या बन गया, u की पावर हाफ, तो डी वाई बाई डी यू क्या बन गया आपका, 1/2 रूट u, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मेरे को, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू मेरा कितना आया था, 1/2 अंडर रूट यू डॉट डी यू बाई डी एक्स कितना आया था मेरा, 2x प्लस 1। तो रूट की वैल्यू डाल देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, रूट की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 डॉट एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पर आप 2 से 2 नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है ना, ये चीज़ गलत हो गया। 2 से 2 नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि 2 कॉमन नहीं है, तो 2 दोनों के साथ होता तो ही कैंसिल होता, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, एक एक करके करना है और लेफ़्ट टू राइट जाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ से आएंगे तो पहले आपको रूट मिलेगा, ठीक है। रूट मिला तो आप क्या करेंगे, रूट का करेंगे, तो y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले आप रूट के लिए लिखेंगे, ये हो गया रूट के लिए, ठीक है, डॉट। अब अंदर जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ये एक साथ चलेगा, ठीक है। ये क्योंकि इन सब के साथ प्लस है तो इसलिए हम प्लस लिखेंगे। डॉट तब लिखते हैं जब फंक्शन हमारा चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डॉट 2x, एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। तो एट द एंड आपका वही सेम आंसर आना है, ठीक है। तो आई होप अभी तक जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ठीक है, ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज देख लेते हैं हम, एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अभी, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, पहले तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पहले कौन आएगा, साइन आएगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा, डॉट नेक्स्ट क्या आया आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। 5 कांस्टेंट है तो वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो आंसर क्या आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सिमिलर है, ठीक है, इजी है, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। y इक्वल टू सेक टैन रूट एक्स, ठीक है। आप चाहे तो इस पूरे फंक्शन को u लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू सेक u, और u क्या है आपका टैन रूट एक्स, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं,
या फिर अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स सेक टैन रूट एक्स। तो पहले तो ये सेक के लिए आया, ठीक है। सेक का आप फॉर्मूला लगाएंगे, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स। अब ये वाला डी एक्स किसके लिए आया, टैन के लिए आया, फिर लगाएंगे डॉट। नेक्स्ट डेरिवेटिव किसका होगा, रूट एक्स के लिए होगा, ठीक है। और ये रूट के लिए है, सॉरी, ठीक है। ये वाला किसके लिए है, रूट के लिए। और उसके बाद किसके लिए होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, ठीक है। इस तरह से आपको 4 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक ही फंक्शन को। सब में क्या लगेगा, डॉट लगेगा, ठीक है ना। तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक, अब इसके साथ क्या है, टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब टैन का क्या होता है, हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। फिर रूट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। और फिर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ईजी है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ईजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन 9 कर देता हूँ आपके लिए। आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है। और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। और आपको ये बताना है क्या ये कि दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको एल एच डी और आर एच डी जो है वो दोनों इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। कंटिन्यूटी में एल एच एल आर एच एल होता है और वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल एच डी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, ठीक है। तो लिमिट, अब क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 1 निकालना है मेरे को, ठीक है। तो मैं सी की जगह क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन, अब आप ये देखिए ये तो नीचे कट ही जाता है, तो नीचे क्या बचता है आपके पास, माइनस का एच। एल एच एल में माइनस का एच बचता है। ये मैंने स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था वीडियो तो आपको बताया था एल एच एल आर एच एल क्या होता है, ठीक है, एल एच डी आर एच डी, सॉरी। तो अब एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर फंक्शन है वहाँ पर x की जगह 1 माइनस एच लिख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 यानी x की जगह क्या लिखना है, 1 डिवाइडेड बाय माइनस का h। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच माइनस, ये कैंसिल हो गया तो ये 0 ही हो गया अपॉन माइनस का h, ठीक है। तो ये कैंसिल करेंगे। अब ये देखिए क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ये वैल्यू जो है आपकी इधर जा रही है, तो ये इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ गया, h अपॉन माइनस एच, ये आ गया माइनस का 1, ठीक है। एल एच डी आ गई आपकी। अब निकालते हैं आप आर एच डी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अभी प्लस की तरफ जा रहा है यानी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब क्योंकि 1 पे निकालना है तो ये क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच लिखेंगे, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 माइनस, इसकी जगह लिखेंगे मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एच, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h माइनस 0 अपॉन एच। तो ये हो जाएगा h बाई एच विच इज़ इक्वल टू 1।
तो हमें दिख रहा है LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD। LHD कितना आया मेरा, -1 आया, RHD कितना आया, 1 आया, तो ये नॉट इक्वल है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। ठीक है, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी समझाया था, एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट होता है C, इसके नेबरहुड में क्या होता है, C-H एंड C+H, और ये जो पॉइंट होता है ये C+1 एंड C-1 होता है। तो जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू होगा C-H, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, C-1 पे जाएगा ये। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है C+H, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ये वैल्यू घूम के C के पास आ जाएगा। ठीक है ना, पीछे आ जाता है। जैसे अगर ये है 2.7 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, LHD निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 1 के लिए निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, आप 2 के लिए आराम से निकाल लेंगे अपने आप ही। तो ये 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन माइनस एच। तो देखिए 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच होगा, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी। अब आपको मैंने बताया, देखिए ये जो वैल्यू है ये 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो वैल्यू आपने 1 लिया है, इधर 0 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसके जो नेबरहुड पॉइंट है 1 माइनस एच 1 प्लस एच, तो 1 माइनस एच कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस एच कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 1 माइनस एच कहाँ हो जाएगा, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ये क्या हो गया, 1 बाय एच। ठीक है, h को 0 डालेंगे तो 1 बाय 0 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, अब RHD निकालिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन एच। अब 1 प्लस एच कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये ऊपर क्या हो गया, 0 बाई एच। अब किसी भी फंक्शन को 0 अगर ऊपर आ जाए तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए ये अगेन हमें दिख रहा है LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट 1 पर। सिमिलरली आप 2 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा जब आप नेबरहुड पॉइंट लिखेंगे 2 के, 2 माइनस एच एंड 2 प्लस एच लिखेंगे, तो 2 माइनस एच कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, एंड 2 प्लस एच कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो आप लोग 5.2 करें, ट्राई करें, और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।